एक चीज ध्यान रखना, आपको कितना अच्छा पढ़ाया गया इसका एक ही पैमाना है, आपसे कितने सवाल हो सकते हैं। अगर आपसे सवाल हो रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाया गया है, आपसे सवाल नहीं हो रहे हैं तो आपके पड़ोसी को हो सकता है अच्छा पढ़ाया गया होगा, आपका तो कोई काम का नहीं रहा। अगर आपके एफर्ट्स जो हैं, आवाज कम कर दो, आपके जो एफर्ट्स हैं वो अगर रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो अपने एफर्ट्स है उनको फिर दोबारा लगाओ, फिर तिबारा लगाओ, बार बार एफर्ट्स लगाओ। ये नहीं होता कि एक बार सिलेबस कर लिया है, मैंने तो एक बार पढ़ लिया है। पढ़ना मकसद नहीं है, पढ़ना एक उस पार्ट का हिस्सा है जो हमारा मकसद है, उसके हमें वहां सेलेक्ट होना है, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। एक बार से पार पड़ती है, एक बार करो, दो बार से काम चलता है, दो बार करो, अगर 5 बार भी करना पड़ता है तो 5 बार करो। और कोई तरीका नहीं होता है कि एक से हो रहे हैं दूसरे से नहीं हो रहे हैं, उनके कारण अलग अलग, यही कारण होता है। एक आदमी ने अपनी तरफ से मेहनत करी है, हो सकता है दिमाग किसी का कम ज्यादा चलता होगा, उसमें तो आपका बस नहीं चल सकता, तो आपका जोर कहां चलेगा, आपकी तरफ से जो लगाए जा रहे हैं वो एफर्ट्स हैं। वो एक बार पढ़ोगे, हो सकता है 100% समझ में नहीं आए, 50% समझ में आए, फिर दोबारा पढ़ोगे 75-80% समझ में आएगा, दोबारा पढ़ोगे 90% से ऊपर समझ में आएगा, फिर कोशिश करते रहोगे और ज्यादा समझ में आता रहेगा। आपसे खुद से सवाल होने लगेंगे, अभी अटक अटक के हो रहे हैं, फिर एक फ्लो में होने लगेंगे। ठीक है ना? कल वाला क्या था, एक ट्राइंगल था, एक ट्राइंगल बनाया था हमने, एबीसी ट्राइंगल था। इधर वाली लंबाइयां कितनी कितनी थी, 3 1 3 1 5 2, 3 1 5 2। इधर वाली 2 8 1 4। यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, 2 8 1 4। कौन से को हटा दूं, नीचे नीचे वाली है वो, 2 8 2 8 1 4। हाँ 1 4, 2 8 1 4, ये 1 है और ये 4। इधर कितनी थी, 3 3 1 5 2, यही थी, 3 1 5 2, 3 1 5 2, ऐसे कर दो है ना। इधर 2 8 1, ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, ये ट्राइंगल नंबर 3 है और ये ट्राइंगल नंबर 4। आपने जैसे भी किया होगा मैच कर लेना। 1/2 एक भुजा गुणा दूसरी भुजा गुणा साइन ए आएगा सबके लिए। तो पहले ट्राइंगल में हो जाएगा 1/2, 3 गुणा 2 हो जाएगा। मैं केवल पहले ट्राइंगल को ले रहा हूं। अब पहले और दूसरे दोनों ट्राइंगल का मिला के ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो पहला और दूसरा दोनों शामिल आ जाएगा। तो ये है ट्राइंगल पहला, यहां आ जाएगा पहला प्लस दूसरा, है ना, पहला प्लस दूसरा, इसका आ जाएगा 4 और ये कितना है 10। तो 1/2 को लिखो चाहे मत लिखो, 1/2 सब में आना है, साइन ए सब में आना है, तो वो तो आपस में वैसे ही घटेगा। रेशो ले रहे हो तो भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा के अनुपात में आएगा। आप समझ रहे हो ना, भुजा गुणा भुजा के अनुपात में आएगा। तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये कितना है 4 और ये कितना है 10 अनुपात। इसमें पहले दूसरे तीसरे तीनों आ जाते हैं, पहला प्लस
दूसरा प्लस से तीसरा आ जाता है। 5 3 8 और 1 9, 9 ही है ना। 1/2 गुणा 9 गुणा इधर कितना है, 8 2 10 और 1 11 है क्या, 11 11 हो जाता है। और इसके साथ में अनुपात लिया जाता है 1 2 3 4 का, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चारों का मिला के करते हैं तो ये आ जाता है 4 5 9 2 11। 1/2 गुणा ये 11 हो जाएगा, इधर कितना आएगा 8 2 10 4 14 और 1 15, ये 15 आ जाएगा। तो पहला काम तो 1/2 1/2 1/2 सब में से हटा दो। अब किसी कॉमन संख्या से मुझे कटते हुए लग नहीं रहे हैं, ये तो आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 99 और ये आ जाएगा 165। पहले का तो 6 है, दूसरे के लिए 40 में से 6 को घटाओगे तो दूसरे का 34 आ जाएगा, तीसरे के लिए 99 से पीछे तक का जो 40 है उसको हटा दो, कितना हो जाएगा 49 59 59। और आगे वाले के लिए 99 तक का घटा दो, कितना हो जाएगा 66। ये इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आएगा। तो सिमिलरिटी नहीं लग रही है तो भी ले सकते हैं एरिया का रेशो, क्षेत्रफलों का अनुपात। ऐसे 2 4 नमूने में आपको दिखा दूंगा तो फिर आपका थोड़ा दिमाग काम करने लग जाए, अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे हो जाएगा। और भी कई तरीके हो सकते हैं, और भी किसी तरीके से सवाल दिया जा सकता है। करेक्ट सवाल। एक ट्राइंगल था, एबीसी ट्राइंगल था, और यहां आपने डी पर मिलाया था। यहां पर एंगल डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि एक जैसे होंगे। यहाँ के एंगल बाई सेक्टर नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, होने में भी कोई दिक्कत नहीं। एंगल बाई सेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, होने और नहीं होने में कोई फर्क नहीं है। अब इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल का क्षेत्रफल बीडी और डीसी के रेशो में होगा, ये बात तो हम कर चुके हैं ना। क्यों होगा, क्योंकि यहां से जो शीर्षलंब डालेंगे, यहां से जो शीर्षलंब डालेंगे वो इसके लिए भी ऊंचाई का काम करेगा, इसके लिए भी ऊंचाई का काम करेगा। ये जो शीर्षलंब, ये जो मैंने मान लिया एच है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा बी डी इंटू एच हो जाएगा, और इस एडीसी का आ जाएगा 1/2 गुणा सी डी इंटू एच हो जाएगा। 1/2 से 1/2 और एच से कट जाएगा एच, तो ये हो जाएगा बी डी अनुपात क्या हो जाएगा सी डी, बी डी अनुपात सी डी। या तो ऐसे समझते हैं, या इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, बी डी और सी डी के रेशो में आएंगे ये। उसका रीजन देखो क्या है, इस एंगल को थीटा मान लो तो ये एंगल 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। रेखी कोण युग्म बन रहा है, ये कोण थीटा है तो इधर 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मुझे इसका एरिया लेना है, ये ट्राइंगल नंबर 1 है और ये ट्राइंगल नंबर 2 है, इसका एरिया लेना है मुझे। तो ये आ जाएगा 1/2 गुणा ए डी इंटू बी डी इंटू हो जाएगा साइन थीटा। ये पहले ट्राइंगल का हो गया। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल का आ जाएगा 1/2 गुणा ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी इंटू साइन 180 डिग्री माइनस थीटा।
1/2 से 1/2 कटेगा दोनों तरफ। साइन थीटा और साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू बराबर होती है, ये आपस में कट जाएगा। एडी से कट जाएगा क्या, एडी किस रेशो में आएंगे, बीडी अनुपात सीडी, बीडी और सीडी के रेशो में आएंगे। ऐसे भी आप बीडी और सीडी के रेशो में ले सकते हो। दो 2017 में इसके ऊपर एक बहुत गजब सवाल आया था, बहुत गजब सवाल आया था। अब मुझे एक्चुअल वैल्यू तो ध्यान नहीं है, लेकिन मैं लिख जरूर सकता हूं। ऐसे डायग्राम था, आप ट्राई करना। इसको ट्राइंगल ए बोल दिया, इसको ट्राइंगल बी बोल दिया, इसको ट्राइंगल सी बोल दिया, इसको ट्राइंगल डी बोल दिया। ऐसे दे दिया हमें। आप ये बताओ ट्राइंगल ए और ट्राइंगल बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ट्राइंगल सी और ट्राइंगल ए के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। और आपको यह भी बताना है ट्राइंगल ए अनुपात ट्राइंगल बी अनुपात ट्राइंगल सी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आराम से करना फुर्सत में। इसको 4 की जगह 6 कर दूं क्या मैं, है भाई, 6 या 7 कर देता हूं इसको, इसको 7 कर दूं। आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, और ये आपका होमवर्क है एक तरह से। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूं, सिमिलरिटी में ही चलते हैं वापस। सिमिलरिटी में वापस चलते हैं। चलें क्या। हम्म सिमिलरिटी के आधार पर एक दो सवाल कैसे बन सकते हैं, थोड़ा सा देखना आप, देखेंगे। ये एक ट्राइंगल है एबीसी,
बीसी के पैरेलल है डीई, बीसी के पैरेलल है डीई। ये 3 है, ये 2 है। डीई पैरेलल है बीसी के। ठीक है, यहां से यहां मिला दिया और यहां से यहां मिला दिया। इसको मैंने पॉइंट ओ कह दिया। ठीक है, आपको बताना है ट्राइंगल बीओसी तथा ट्राइंगल डीओई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। और दूसरा है ट्राइंगल बीओडी और ट्राइंगल सीओई है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। डी तथा बीसी पैरेलल हैं। मैं आपको बता रहा हूं सिमिलरिटी कैसे अपना खेल खेलती है, ये बता रहा हूं जस्ट। चलो फिर एक और भी पूछ लूं। ट्राइंगल बीसीडी और ट्राइंगल सीबीई का अनुपात क्या होगा क्षेत्रफलों का। बीसीडी और सीबीई के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ट्राइंगल बीडीई बीडीई का अनुपात सीईडी से क्या होगा। एरिया का रेशो। अब एक मजेदार बात बताऊं, कंसेप्ट सारे बताए हुए हैं आपको। यूज कैसे करोगे सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, जो कुछ पढ़ा है उसको यूज कैसे करोगे। किसी के दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है क्या, ऐसा लग रहा है क्या कि हाँ ऐसे ऐसे हो सकता है, कुछ आ रहा है क्या। रेशो पूछा, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी है मैंने, अनुपात पूछा है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पूछी। देखो हो रहा है तब तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बोलो हाँ या ना। अगर लग रहा है कि हो रहा है तब तो कर लो, और ऐसे लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो मैं बता दूं। बोलो, आप कर रहे हो क्या, कर रहे हो क्या, करो फटाफट फिर। एक बार मैं थ्योरी कंप्लीट कर दूं, उसके बाद में इस सीट के क्वेश्चंस तो आपको ज्योमेट्री के करने ही करने हैं। एक पीडीएफ और है, उसमें 1000 से ऊपर सवाल और हैं, वो भी सारे करने हैं आपको।
तब जाके ये कहा जा सकता है कि ज्योमेट्री के सवाल अब आपसे हो सकते हैं। गारंटी नहीं, हो ही जाएंगे, हो सकते हैं। चलो करते, मिलके कर लेते हैं, कोई बात नहीं, मिलके कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ये चीजें आगे आपके दोबारा सामने आएंगी। कब? जब मैं ट्रेपेजियम पढ़ाऊंगा तब। एक्चुअली ये BCED ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पर। BC और DE पैरेलल है तो ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम पढ़ेंगे तब ये दोबारा आ जाएंगे सामने। अभी मैं बता देता हूं क्या होता है। ये 3 है और ये पूरी 5 है, और अगर DE है वो BC के पैरेलल है, तो जो AD और AB का रेशो होगा वही DE तथा BC का रेशो होगा। तो मैं इसको 3x मान लेता हूं तो ये 5x होगा। पहली बात तो ये समझो। AD और AB में क्या रेशो है? AD और AB में AD 3 है और AB 5 है, तो DE और BC में भी 3 5 का ही रेशो होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3 और 5 ही हो जाएंगे, तो 3x और 5x हो गए। ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं, समांतर भुजाओं के बीच में क्रॉस बनता है, सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं। ये समांतर हैं तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण और ये कोण बराबर होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये थीटा ही होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा ही होगा, बराबर होते हैं। अब ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, ये इधर बीटा है तो ये इधर भी बीटा है, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण हो गए अल्फा थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा। इसमें के सामने की भुजा कितनी है? 5। इसके सामने की भुजा कितनी है? 3। तो संगत भुजाओं का अनुपात 5:3 है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 25:9। तो BOC तथा DOE है, BOC तथा DOE है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा 25:9। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, भुजाओं के स्क्वायर के समानुपाती होता है, 25:9 आएगा। 25:9 आएगा। एक मजेदार चीज और बताऊं मैं आपको, इसमें अल्फा के सामने की भुजा ये है EO, और इसमें अल्फा के सामने की भुजा है BO। तो EO तथा BO में भी यही अनुपात होगा, 3 और 5 का अनुपात होगा, भुजाएं समानुपाती होती हैं। और यहां इसमें थीटा के सामने की साइड है DO और इसमें थीटा के सामने की साइड है CO, तो DO तथा CO में भी जो रेशो आएगा वो 3:5 का ही आएगा। आगे ट्रेपेजियम में ये चीजें दोबारा आ जाएंगी तो ये बराबर होंगे। बोलो यस। BOD तथा COE, BOD तथा COE इनकी बात थोड़ी देर रुक के कर लेंगे। BOD तथा COE है, इसकी बात थोड़ी सी देर रुक के कर लेंगे। पहले आप ये देखते हैं BCD तथा CBE। BCD ट्राइंगल देखो और CBE ट्राइंगल देखो। क्या BCD सबको दिख रहा है क्या? BCD और फिर CBE सबको दिख रहा है क्या? ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज है। चलो सर्वांग सम छोड़ दो, लेकिन इन दोनों के एरिया बराबर हो जाए। अभी बताता हूं क्यों हो जाएंगे। BCD तथा CBE में दोनों BC पर बने हुए हैं। अब यहां से इसके ऊपर लंब डालेंगे तो D से लंब आएगा BC पर, और इधर से लंब डालेंगे तो E से लंब आएगा BC पर। तो D से BC पर लंब डालो चाहे E से BC पर लंब डालो, परपेंडिकुलर लाइन के बीच की तो लंबवत दूरी बराबर ही होती है। अगर मैं D से BC पर लंब डालूंगा तो उतना ही होगा जितना E से BC पर लंब डालूंगा। तो बेस दोनों का क्या है? BC। बेस दोनों का क्या है? BC। दोनों का बेस BC है। BCD तथा CBE दोनों का बेस BC है, और यहां से ये लंब डाला और यहां से ये लंब डाला, ये भी दोनों में बराबर होगा क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। इससे इस पे डाला गया लंब, इससे इस पे डाला गया लंब बराबर है। आधार दोनों का सेम है, शीर्ष लंब दोनों के बराबर हैं, क्षेत्रफल दोनों के बराबर होंगे, तो इनका रेशो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। 1:1 का रेशो। अगर कितने से क्या मतलब है? रेशो की बात ही हो रही है, बात रेशो की हो रही है, वैल्यू की बात ही नहीं है। कौन सी वैल्यू? कौन से की? लो अभी अभी आ जाता। 1/2 गुणा BC इंटू, इसको P बोल देता हूं, इसको Q बोल देता हूं। 1/2 गुणा BC इंटू DP, ये तो आ गया BCD की। और कैसे निकालना है? तो
और कैसे निकालना है? 1/2 गुणा बी सी इंटू डी पी, ये तो आ गया बी सी डी की, इसकी आ जाएगी 1/2 गुणा बी सी इंटू ई क्यू, ये आ गई इसकी। ठीक है, डीपी बराबर ई क्यू है, ये दोनों बराबर हैं, डीपी और ई क्यू कट जाएंगे, 1/2 से 1/2 कटेगा, बीसी से बीसी कटेगा, 1:1 आएगा। वैल्यू कहां दी गई होती है? एक्चुअल वैल्यू कहां दी गई होती है? रेशो लेने होते हैं। एक्चुअल वैल्यू के लिए आपको भुजाओं की वैल्यू देनी पड़ेगी। मेरे पास तो बीसी और डी भुजाएं नहीं है, बीसी और डी भुजाएं नहीं है मेरे पास। मेरे पास में बीसी और डी का रेशो है, अनुपात है, ये कह सकता हूं। रेशो है, एक्चुअल वैल्यू नहीं। अब दूसरी बात देखिए, इधर से मैं लेता हूं, ठीक है, इधर से लेता हूं ट्राइंगल बीडीई, बीडीई, बीडीई को देखो, बीडी ट्राइंगल बीडीई को देखो, दिख रहा है सबको? उधर से ट्राइंगल सीडीई को देखो या सीईडी को देखो, ये बीडीई है, ये सीईडी है, दोनों का बेस डीई है। अब यहां सी से डी की लंबत दूरी वही होगी जो बी से डी की लंबत दूरी होती, तो यहां भी ऊंचाइयां बराबर हैं, आधार सेम है, इनका रेशो भी क्या आएगा? 1:1 आएगा, आएगा। अब मैं आपको तीसरी बात बताता हूं और वो ध्यान से सुनना। मैंने ट्राइंगल लिया है, एक तो लिया है बीसीडी और एक लिया है सीबीई। बीसीडी और सीबीई को देख लो एक बार। बीसीडी तथा सीबीई दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं क्या? बोलो। बीसीडी बीओसी तथा डीओसी मिला के है क्या? बीओडी, बीओसी तथा बीओडी मिला के बीसीडी बन रहा है क्या? है? चलो ऐसे करते हैं, देखो मैं ऐसे कर देता हूं, ये जो बीसीडी है, बीसीडी है लाल प्लस हरा, बीसीडी है लाल प्लस हरा, बोलो हां, ठीक। और सीबीई है लाल प्लस पीला, बीसीडी है लाल प्लस हरा, सीबीई है लाल प्लस पीला। और यह बात पहले ही आ गया, बीसीडी और सीबीई बराबर हैं। आपने ही तो कहा था 1:1 होगा। बीसीडी तथा सीबीई बराबर हैं, तो यह हो जाएगा रेड प्लस ग्रीन बराबर रेड प्लस येलो, रेड से रेड कट गया, ग्रीन बराबर येलो, इनका भी 1:1। ट्रेपेजियम की तो बेसिक प्रॉपर्टी है ये, ट्रेपेजियम की बेसिक प्रॉपर्टी है ये। जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में ऐसे ट्रेपेजियम बन रहा है और इसके ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं, तो ए बी सी और इसको डी कहा जाता है, और इसको मान लो मैंने ओ ले लिया, तो बीओसी तथा एओडी के क्षेत्रफल बराबर हैं। सॉरी, बीओसी नहीं, एबीसी तथा बीएडी के क्षेत्रफल बराबर हैं। उधर से सीएडी तथा डीसीबी है, इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं।
और इन दोनों के जो क्षेत्रफल होते हैं वो ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के रेशो में होते हैं। बीओसी एओबी तथा सीओडी के क्षेत्रफल ए बी स्क्वायर और सी डी स्क्वायर के रेशो में होते हैं। आप कहो तो मैं इन चारों का अनुपात बता सकता हूं आपस में एक दूसरे के साथ में। बताऊं क्या? बताऊं? ये 25:9 है ना। इन दोनों के क्षेत्रफलों का गुणनफल इन दोनों के क्षेत्रफलों के गुणनफल के बराबर होता है। ये मजेदार चीज और है। इन दोनों के 15-15 होगा। 25 का 9 गुणा 225 होता है। 225 का रूट करेंगे तो ये दोनों 15-15 होगा। आगे ट्रेपेजियम में डिटेल से पढ़ लेंगे। ट्रेपेजियम में डिटेल से पढ़ लेंगे। इन दोनों का रेशो वही होगा। ये 25 और 9 के अनुपात में होंगे, ये 15 और 15 के अनुपात में। इसको अगर मैं 25 बोलूं तो ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 25 से 15 40 है, ये भी 25 से 15 40। ये 15 और 9 24 है, इधर से लेंगे ये भी 15 और 9 24। ये सबके रेशो आ जाएंगे। सबके रेशो आ जाएंगे। इसके साथ भी रेशो लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है? ये 40 और ये 40, 40 40 कितना हो गया? 80। 80 हो गया। ये 80 है, ये 3 है, ये 5 है। 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर 25 है। 25 में से 9 ऊपर रह गया तो ये मिलके 16 बनता है। 16 का मान 80 है। एक का मान कितना हो जाएगा? 5। 9 का मान कितना हो जाएगा? 45। इसका 45 हो जाएगा। एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल, तीसरा ट्राइंगल, चौथा, सबके क्षेत्रफलों एक से किसी भी दूसरे का पूछा जा सकता है। इसका और इसका पूछे कितना हो जाएगा? इसका और इसका पूछे 45 15 4 3 1 हो जाएगा। इसका इसका पूछे 9 का 5 गुणा 45 5 1 हो जाएगा। इसका इसका पूछे तो 5 से कटेगा 9 अनुपात 5 हो जाएगा। किसी का भी आपस में एक दूसरे के साथ में पूछा जा सकता है। केवल इतना दिया गया है कि बीसी तथा डी पैरेलल है, ये 3 है, ये 2 है। दिस इज यूज ऑफ सिमिलरिटी। ये सिमिलरिटी का रोल होता है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। आपको बाकी सब कुछ समझ में आ गया। आपको यह समझ में नहीं आया कि ये 25 का 9 गुणा 225 हुआ था, वो तो ठीक था, ये बराबर कैसे कर दिए सर? ये दोनों बराबर कैसे हो गए? ये समझ में नहीं आया। और चलो बराबर भी हुए तो 225 का ही रूट क्यों किया? बराबर बराबर ये तो चलो कोई बात नहीं, बराबर बराबर होते हैं, लेकिन ये कैसे पता चला कि इनके गुणनफल का रूट करने से आएगा? ये कैसे पता चला? ऐसा लग रहा है किसी को? लग रहा है क्या? चतुर्भुज में जवाब दूंगा इसका, करारा जवाब मिलेगा। चतुर्भुज में दूंगा। या अभी दे दूं? दे दूं? एक मजेदार चीज दिखाता हूं आपको। हालांकि चतुर्भुज की बात है, लेकिन अब बात आ गई है तो अब तो करनी पड़ेगी। एक चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण यह है, एक विकर्ण यह है। ए बी सी डी चतुर्भुज है एक, और ये पॉइंट है ओ। ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, ये 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ट्राइंगल नंबर 1 है, ट्राइंगल नंबर 2 है, ट्राइंगल नंबर 3 है, ट्राइंगल नंबर 4 है। ट्राइंगल नंबर 1 से शुरू करते हैं।
ट्राइंगल नंबर 1 का क्षेत्रफल आ जाएगा 1/2 गुणा CO गुणा DO इंटू साइन थीटा। CO गुणा DO, CO गुणा DO इंटू साइन थीटा। दिस इज ट्राइंगल नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1। ट्राइंगल नंबर 2 को ले 1/2 DO गुणा BO इंटू साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा और साइन थीटा एक ही बात होती है, इसलिए साइन थीटा भी लिख सकते हो। इक्वेशन नंबर 2। ऐसे इसका ले ऐसे इसका ले 1/2 AO इंटू BO इंटू साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। और ऐसे ही चौथे का ले लो 1/2 गुणा BO गुणा CO इंटू साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बोलो हाँ है। देखना, क्या पहले और तीसरे का गुणनफल दूसरे और चौथे के गुणनफल के बराबर है क्या? पहले और तीसरे को गुणा करते हैं तो 1/2 1/2 1/4 आ जाएगा। AO गुणा BO गुणा CO गुणा DO साइन स्क्वायर थीटा। और इसको गुणा करेंगे तो 1/2 और 1/2 गुणा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। AO गुणा BO गुणा CO गुणा DO गुणा साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 और 3 का गुणनफल इक्वेशन नंबर 2 और 4 के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 गुणा 3 बराबर 2 गुणा क्या हो जाएगा 4। कभी भी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अंदर जो 4 त्रिभुज बनते हैं उनमें आमने सामने वाले 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल बाकी 2 आमने सामने के त्रिभुजों के क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। यह हमेशा बराबर होता है, डेफिनेटली बराबर होता है। न कम हो सकता न ज्यादा हो सकता। क्लियर है? अरे डिटेल से बता दूंगा, आगे चतुर्भुज आएगा, चिंता मत करो आप। रहने दो, आप एक बार समझ लो कि इस तरीके से होता है। अभी हम इस क्लास को लेके बैठ जाएंगे, इसमें मैं आगे चलना चाह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं। आप देख लो 1/2 गुणा, अभी बताऊंगा। अभी ये तो समझ में आ गया क्या? अब बताओ कौन सा समझ में नहीं आया? 40 कहां से बताता हूं, बता। 40 को एक बार छोड़ो, 40 की बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। अभी ये देखो, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। और ये हम तय कर चुके हैं कि COE तथा BOD है, इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो 25 का 9 गुणा कितना होता है 125, 225। और इन दोनों का गुणनफल 225, तो 225 है, दोनों का गुणनफल है। तो ये आ जाएगा 225 बराबर x गुणा x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 225 है, तो दोनों का मान क्या होगा 15 होगा। यानी इनका गुणनफल भी 225 होना चाहिए। और ये दोनों वैल्यू बराबर है, तो बराबर वैल्यू का गुणनफल 225 आ रहा है। मान लो x है दोनों की वैल्यू, तो x स्क्वायर बराबर 225 है, तो x का मान क्या हो जाएगा 15 इसका और 15 इसका हो जाएगा। किसका? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, मैंने कब कहा नहीं होगा। देख लो, ये 45 है, ये 80 है, 9:16 ही है। 45 और 80 में क्या अनुपात होता है? 9:16 ही होता है। कौन मना कर रहा है नहीं होता है? होगा ही डेफिनेटली। रुक जाओ, रुक जाओ। 25 और 9 कितना होता है? 15 और 15 कितना होता है? इन सबको आपस में हमने जोड़ा, कितना आया? 64 आया क्या? ठीक है, ओके, ये 64 आया। अब ये 3 है और ये पूरा कितना है 5 है। 3 का स्क्वायर 9 है, 5 का स्क्वायर कितना है 25 है। और इनका अंतर कितना है 16। 16 का मान 64 है भाई।
इनका योग तो 64 बन रहा है, मैंने 80 गलत लिख दिया था, 80 गलत लिख दिया। 16 का मान बन रहा है 64, 25 और 9 कितना होता है 34, 64 बन रहा है। 16 का मान 64, तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा 4, तो ये 9 चौके कितना होगा 36, ये 36 होगा, सॉरी 45 नहीं होगा 36। अब ये 36 और 64 मिलके कितना बन जाएगा 100, और ये आ जाएगा, आप कह सकते हो 9:25, 9:25, इसका 9 और पूरे का 25, और नीचे वाला लेते हैं तो 9 अनुपात क्या आ जाएगा 16। अस्सी नहीं 64। चलो हम थोड़ा सा वापस बैक में चलते हैं। ये चीजें अप्लाई करनी होती हैं, और जितनी ज्यादा बार यूज करोगे आप इनको एफिशिएंटली यूज करने लग जाओगे। सडनली नहीं होता है, जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे चीजें होने लगेंगी। अब मैं आपको कुछ चीजें वापस सिमिलरिटी में लेके जाता हूं। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, आराम से समझना। डीई इसके पैरेलल है, बीसी और डीई पैरेलल हैं, बातें मत कीजिए भाई। बीसी तथा डीई पैरेलल हैं। पैरेलल होने से मैं ये कह सकता हूं कि एडी और जो बीडी का रेशो आएगा वही ए तथा सीई का रेशो आएगा। बीसी तथा डी के पैरेलल होने से एडी और बीडी का रेशो ए तथा सी की रेशो के बराबर आ गया। या ये कह सकता हूं कि डी के द्वारा ए बी का विभाजन जिस अनुपात में होगा, ई के द्वारा ए सी का विभाजन भी उसी अनुपात में होगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि जो डीई है वो ए बी तथा ए सी को एक जैसे अनुपातों में विभक्त कर देते। एक जैसे का मतलब ये नहीं कि बराबर बराबर, जो डी ने ए बी का विभाजन किया है उसी अनुपात में ई ने ए सी का विभाजन किया है। बोलो हां। अब मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि डीई ऐसी कोई लाइन है, डीई ऐसी लाइन है जिसने ए बी तथा ए सी को एक जैसे अनुपातों में विभक्त कर दिया, तो वो बीसी के समांतर हो जाएगी डी। यहां समांतर होने के कारण एक जैसे अनुपातों में यह समानुपाती विभाजित कर रही है, यहां कह रहा हूं समानुपाती विभाजित कर रही है तो एक जैसे अनुपात में हो जाएगी। अगर ये अनुपात 3 और 2 का रेशो है और ये 3x और 2x है, तो डी ने ए बी को किस रेशो में डिवाइड किया 3:2 में, तो ई ने ए सी को किस रेशो में डिवाइड किया 3:2 में। अब ये 6:4 हो सकता है ना, ये 3 और ये 6 और 4.5 हो सकता है, ऐसे मतलब 3 और 2 हो सकता है, ये 6 और 4 हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसका इसका जो रेशो बन रहा है वही इसका रेशो बन रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो डीई है वो बीसी के पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल होने से एक जैसे रेशो में डिवाइड करेगा, और एक जैसे रेशो में डिवाइड करने के कारण पैरेलल हो जाएगा। क्या ये दोनों बातें वाइस वर्सा समझ पाते हो? पैरेलल थी इसलिए ये इसका इसके साथ में रेशो और इसका इसके साथ में रेशो एक जैसा आया। एक बात समझ में आ गई? पैरेलल होने के कारण एक जैसे अनुपातों में डिवाइड किया है। अब मैं कह रहा हूं एक जैसे अनुपातों में विभक्त कर रही है इसलिए पैरेलल है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये एक ट्राइंगल है एबीसी। मैं आपसे पूछूंगा उसका हां या ना में जवाब देना बस। ए बी का मध्य बिंदु है डी और ए सी का मध्य बिंदु है ई, और मैंने डी और ई को मिलाया। मैंने डी और ई को मिला दिया। डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो क्या डी ने ए बी को एक एक के रेशो में डिवाइड कर दिया? मिड पॉइंट होने से बराबर बराबर बांट दिया। तो क्या डी ने ए बी को एडी और बीडी में एक एक के अनुपात में बांट दिया? ऐसे ही क्या ई ने ए सी को ए तथा सी के रूप में एक एक में बांट दिया?
तो अब मैं ये कह सकता हूं कि डीई ने ए बी और ए सी को एक जैसे रेशो में डिवाइड किया है। डी ने जिस रेशो में ए बी को डिवाइड किया है, ई ने उसी रेशो में ए सी को डिवाइड किया है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डी है वो बी सी के पैरेलल है, जैसे अभी बात करी थी। तो ये कह सकते हैं कि डीई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। अगर डीई बी सी के पैरेलल है तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल एडीई है, ये ट्राइंगल एबीसी के समरूप हो जाएगा। एडीई ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गई है। तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा होने के कारण दोनों में कॉमन। तो ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी है, ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे। हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो क्या ए बी की तुलना में ए डी आधा है? अगर ये पूरा ए बी है तो क्या ए डी हाफ ए बी लिख सकता हूं ए डी को? ये पूरा ए सी है तो क्या मैं इस ए ई को हाफ ऑफ ए सी लिख सकता हूं? तो अगर ये बी सी है तो ये जो डी है इसको हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूं। तो बी सी है, ए बी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया मैंने तो डीई बना। डीई है वो बीसी के पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका रेशो वही आता है जो इसका और इसका रेशो आता है, इसलिए पैरेलल हो गई। उसके बाद में मैंने देखा ए बी का आधा है ए डी, ए सी का आधा है ए ई, तो बी सी का आधा होगा डी। तो अब आप एक साथ ये कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तथा उसकी आधी भी होती है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। डी तथा ई मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। कल वो सचिन आया था, वो सनिया का भाई, वो सर ऐसे जैसे बोले मैं कई ग्रुप्स में हूँ, बोले वहाँ ऐसे कोई एक दो क्वेश्चन आ गया होगा परी में, अरे भाई इस पारी में तो भोकाल क्वेश्चन आ गया और ये इस पारी का सबसे टफ क्वेश्चन और ये इस पारी का टफ। बोले कुछ नहीं है, एकदम बेसिक पे चल रहा है पूरा का। आपके दिमाग का सत्यानाश इन बातों से किया जाता है, ये बोल के किया जाता है, आपकी तैयारी का बैंड बजाया जाता है ये बोल के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित, यानी एक दो साल का कंटेंट कवर करो। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित का मतलब क्या है? एक दो साल का कंटेंट कवर करो। आपकी पार तब तक नहीं पड़ेगी जब तक पिछले 15 साल का कंटेंट कवर नहीं है। पिछले 15 साल में एग्जाम में जो कुछ भी आया हुआ है वो आपके प्रैक्टिस में होना चाहिए। उसका केवल नॉलेज नहीं, वो आपकी हैबिट में होना चाहिए, प्रैक्टिस में होना चाहिए। क्लियर है क्या? अब देखो, आ जाओ, मैं यहां पर एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी। ए बी का मिड पॉइंट डी है, ए सी का मिड पॉइंट ई है और बी सी का मिड पॉइंट एफ है। मैंने ई यहां मान लेते हैं, मैंने डी को मिलाया, क्या डी है वो बी सी का आधा है क्या? है? इसको कह सकता हूं हाफ ऑफ बी सी, इसको कह सकता हूं हाफ ऑफ ए सी, इसको कह सकता हूं हाफ ऑफ बी सी। बोलो, मैंने इसको इससे मिला दिया तो इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले सरल रेखा इसके समांतर और इसकी आधी हो जाएगी।
तो मैं अभी इसमें थोड़ा सा पीछे वाले में रहते हैं, एक बार इसी में रहते हैं, अभी एक बार इसी में रहते हैं। ये जो ट्राइंगल एबीसी है, इसकी तुलना में ऊपर वाला ट्राइंगल है एडीई, इसकी संगत भुजाएं मूल त्रिभुज की संगत भुजाओं की आधी हो जाएंगी। AB का आधा AD है, AC का आधा AE है और BC का आधा DE है। अगर भुजाएं आधी आधी हैं तो भुजाओं का अनुपात हो जाएगा, जो साइड्स हैं इनका अनुपात हो जाएगा 2:1, ट्राइंगल ABC में और ट्राइंगल ADE में। साइड्स का या लंबाइयों का अनुपात 2:1 हो जाएगा, भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 2:1। अगर यहां से यहां एंगल बाई सेक्टर बनाया जाता है तो ये एंगल बाई सेक्टर और यहां सामने आके मिल रहा है, तो इसकी लंबाई जो है वो इस पूरे की लंबाई की आधी होगी। तो आप ये कह सकते हैं जितना ये है उतना ही ये होगा। ऐसे ही ये मैंने मीडियन बना दी मान लो, तो इसकी जो मीडियन है वो इस छोटे वाले ट्राइंगल की भी मीडियन होगी। जो बड़ा ट्राइंगल एबीसी की ये पूरी मीडियन आ रही है, तो यहां तक की जो लंबाई है वो एडी पर मीडियन होगी, एडीई का मीडियन होगी ए से डीई भुजा पर। अब पूरी मीडियन की तुलना में इतनी मीडियन है वो आधी होगी। यहां से मैंने शीर्षलंब मिलाया, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, तो ये जो पूरा शीर्षलंब है इसकी तुलना में इतना शीर्षलंब जो बनेगा वो आधा होगा, आधा होगा। और एक खास बात और बताऊं मैं आपको, जैसे ही आप ये मिलाते हो तो ये जो पूरा ट्राइंगल है इसकी तुलना में ये ट्राइंगल है ये भी समरूप हो जाएगा। ऐसे ही यहां से इसको मिलाया तो ये पूरा ट्राइंगल जैसे ई है, इसको मैंने एफ बोल दिया, इसको मैंने जी बोल दिया, इसको मैंने एच बोल दिया, तो जो एजीसी है उसकी तुलना, और मान लो इसको मैंने पी बोल दिया, इसको पी बोल दिया, एपीई है, एजीसी तथा एपीई है ये भी आपस में सिमिलर हो जाएंगे। यहां पर भी जीसी की तुलना में पीई आधा होगा, आधा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऊपर वाला जो ट्राइंगल एडीई है उसकी लंबाइयां पूरे ट्राइंगल एबीसी की तुलना में आधी होंगी। चाहे संगत भुजाएं ले लो आधी हैं, संगत माध्यिकाएं ले लो आधी हैं, संगत शीर्षलंब ले लो आधे हैं, परिमाप की बात कर लो आधे हैं, लेकिन क्षेत्रफल चौथाई होगा। क्षेत्रफल स्क्वायर में जाता है, इसलिए एरिया का जब रेशो आता है तो ये आ जाएगा 4:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4:1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उस सेंटेंस को दोबारा रिपीट कर देता हूं जो यहां पर मैंने पहले बोला था। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है, और इस प्रकार से जो नया त्रिभुज बनता है वो मूल त्रिभुज के समरूप होता है तथा इसकी प्रत्येक संगत भुजा मूल त्रिभुज की अपनी संगत भुजा की तुलना में आधी होती है। इसका परिमाप है वो आधा होता है, लेकिन इसका क्षेत्रफल है वो मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल की तुलना में 1/4 होता है। अगर इसका क्षेत्रफल पूरे का 1/4 है तो जो नीचे बच गया उसका क्षेत्रफल पूरे का 3/4 हो जाएगा। ऊपर वाला 1/4 हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। बोलो हां, पक्की बात है क्या, पक्की बात है, ये क्लियर है सबको। ऊपर वाला 1/4 हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, इसमें दोबारा लाता हूं। ये जो ट्राइंगल बना है एडीई, ये पूरे एबीसी का 1/4 है पूरे एबीसी का 1/4 है ये, तो पूरे एबीसी का 1/4 है ये। अब मैं इधर देख रहा हूं, ट्राइंगल एबीसी है, उसकी एबी भुजा का आधा है, तो हाफ ऑफ एबी कह सकता हूं इसको, किसको, ई एफ को। ये एफ है वो बीसी का मध्य बिंदु है, इसलिए हाफ ऑफ बीसी कह सकता हूं इसको। ये जो सीई है वो एसी का आधा है, तो हाफ ऑफ एसी कह सकता हूं इसको। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसकी भुजाएं ए बी बी सी और ए सी की तुलना में आधी आधी हैं, तो ये ट्राइंगल भी पूरे एबीसी का समरूप हो जाएगा। ऐसे इधर से मैंने डी और एफ को मिला दिया, तो ये जो त्रिभुज है वो बी डी एफ बन रहा है। बी डी एफ की जो डी एफ भुजा है वो ए सी की आधी है, तो ये हाफ ऑफ ए सी हो जाएगा। ये बी सी की आधी है तो हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, और ये ए बी की आधी है तो हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। तो इसकी भुजाएं भी ए बी का आधा, बी सी का आधा, ए सी का आधा हो जाएगा। अब अंदर जो ट्राइंगल बनता है
अंदर जो ट्राइंगल बनता है इसकी भुजाएं भी क्या आएंगी, हाफ बी सी, हाफ ए सी, हाफ ए बी। पूरे ट्राइंगल की भुजाएं थी ए बी, बी सी और ए सी। अब जो ट्राइंगल बने हैं इसकी भुजाएं हैं ए बी का आधा, बी सी का आधा, ए सी का आधा, ए बी का आधा, बी सी का आधा, ए सी का आधा, ए बी का आधा, बी सी का आधा, ए सी का आधा, ए बी का आधा, बी सी का आधा, ए सी का आधा। तो ये 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। ये प्रत्येक त्रिभुज मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे, आपस में एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। मैंने लिया ट्राइंगल एबीसी। अच्छा, और बताता हूं, रुको जरा। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, इस एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, इस एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं। तो एबीसी के कोण हुए थीटा अल्फा बीटा। बोलो यस। ये अल्फा होने से ये इसके पैरेलल और आदि है, इसलिए ये अल्फा ही होगा। ये बीटा होने से ये इसके पैरेलल है, तो संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये बीटा ही हो जाएगा। तो इस त्रिभुज के कोण हो गए थीटा अल्फा बीटा। ओके ओके ओके। ये कोण थीटा है तो ये इसके संगत कोण होने से थीटा ही होगा। ये कोण अल्फा है तो ये संगत कोण होने से अल्फा ही होगा। तो इसके एंगल्स हो गए थीटा अल्फा बीटा। ठीक है, ओके। ये इसके पैरेलल, एसी के पैरेलल, तो एसी पर ये थीटा है तो यहां पर ये थीटा ही होगा, और एसी पर यहां अगर बीटा है तो यहां पर ये बीटा ही होगा। तो इसके कोण हो गए थीटा अल्फा बीटा। थीटा अल्फा बीटा 180 डिग्री बनता है। इसका 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 योग 180 डिग्री बनता है। बीटा और अल्फा तो आ गया, 180 डिग्री बनाने के लिए थीटा चाहिए। ठीक है, बीटा और थीटा तो आ गया, 180 डिग्री बनाने के लिए अल्फा चाहिए। बीटा और अल्फा तो आ गया 180 डिग्री, थीटा और अल्फा तो आ गया, 180 डिग्री बनाने के लिए बीटा चाहिए। तो इसके कोण भी क्या हो जाएंगे, थीटा अल्फा बीटा हो जाएंगे, थीटा अल्फा बीटा हो जाएंगे। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास में जो मूल ट्राइंगल एबीसी है, अब एबीसी में एंगल्स का सीक्वेंस भी ध्यान रखना, थीटा अल्फा बीटा एबीसी में, तो इसमें थीटा अल्फा बीटा लूंगा तो एडीई, दूसरा ट्राइंगल है एडीई। इसमें अगर थीटा अल्फा बीटा लूंगा, थीटा अल्फा बीटा लूंगा, तो डीईएफ, डीबीएफ, डीबीएफ, ट्राइंगल डीबीएफ। इसमें थीटा अल्फा बीटा लूंगा ईएफसी, ट्राइंगल ईएफसी। और इसमें थीटा अल्फा बीटा लूंगा एफईडी, ट्राइंगल एफईडी। ये आपस में एक दूसरे के साथ में सर्वांग सम होंगे। ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में सर्वांग सम होंगे, लेकिन ये मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होंगे, आपस में सर्वांग सम होंगे। इनके क्षेत्रफल आपस में बराबर, इनके परिमाप आपस में बराबर, इनकी संगत भुजाएं बराबर, इनकी माध्यिकाएं बराबर, इनके संगत शेष लंब बराबर, इनके संगत वाले जो एंगल बाइसेक्टर बराबर, इनके परिमाप बराबर, इनके क्षेत्रफल बराबर, इनका ये बराबर, इनका वो भी बराबर, इनका सब कुछ बराबर। इनके जो कुछ भी होता है वो सारे के सारे आपस में बराबर। टोटल इनके गुणधर्म सारे आपस में बराबर। है कौन सा? हाँ, हाफ ऑफ ए बी, हाँ हाफ ऑफ ए बी। ये क्या? हाफ ऑफ ए बी। हाफ ऑफ ए बी। क्या ये समझ में आ गया? क्या ये समझ में आ गया? पक्का? सबको? सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर। मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 1/4 1, ये पूरे का 1/4, ये पूरे का 1/4, ये पूरे का 1/4। बोलो यस। और आगे दिखाता हूं कुछ। ट्राइंगल एबीसी है, ओके। ए बी, ऐसे नहीं करेंगे। ए से माध्यिका डालो एडी,
बी से माध्यिका डालो बीई, सी से माध्यिका डालो माध्यिकाएं, माध्यिका है ए डी बीई और सी एफ। बोलो हां। माध्यिका भुजाओं का मध्य बिंदु ही होती है, माध्यिका भुजाओं का मध्य बिंदु होती है। यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो, यहां से यहां मिला दो। माध्यिकाएं थी इसलिए केंद्रक था जी। अगर मैं इनको माध्यिकाएं कह रहा हूं तो डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, एफ है वो ए बी का मिड पॉइंट है। माध्यिकाओं पर मिला रहे हो तो मिड पॉइंट ही तो होंगे। बोलो। अब जो ट्राइंगल एबीसी बना है, ट्राइंगल एबीसी है, उसकी माध्यिका है ए डी बीई और सी एफ। ओके, सी डी ई एफ जी तक आ गया। ये एच है, ये आई है और ये जे है। डी एच भी माध्यिका है। अब डीई एफ को देखो, डीई एफ को देखो, क्या डीई एफ सबको दिख रहा है? अब यहां से एडी जो है, एडी वो ए से माध्यिका है किस पे? बीसी पे। एडी है वो बीसी पर ए से माध्यिका है। तो जो ए एच है वो ए एफ ई ट्राइंगल में, ए एफ ई ट्राइंगल में ए एच है वो शीर्ष ए से एफ ई पर माध्यिका है। ऐसे ही जो डी एच है वो डीई एफ में शीर्ष डी से ई एफ पर माध्यिका है। एच है वो एफ ई का मिड पॉइंट होगा डेफिनेटली। ऐसे ही जो एफ आई है वो ईडी पर माध्यिका है। एफ आई ईडी पर, मैं डीई एफ की बात कर रहा हूं, एफ आई ईडी पर माध्यिका है। और ये जो ई जे है वो एफ डी पर माध्यिका है। अगर ये माध्यिकाएं हैं तो ये जो केंद्रक जी बन रहा है ये एबीसी का भी केंद्रक है और डीई एफ का भी केंद्रक है। ये जो जी है ये एबीसी का भी केंद्रक है और डीई एफ का भी केंद्रक है। बोलो हां, पक्की बात है? पक्का? ठीक। और आगे बताता हूं, और आगे बताता हूं। पूरे त्रिभुज को अगर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाता है तो जो नए त्रिभुज बनते हैं ये 1/4 होते हैं, आपस में सर्वांग समभी होते हैं। ये चारों क्षेत्रफल बराबर होते हैं, 1/4 होते हैं। क्या हुआ? डीई एफ है वो एबीसी का 1/4 है। ट्राइंगल डीई एफ पूरे एबीसी का 1/4 है या नहीं है? है क्या? आपने दो तीन एक दिन पहले पढ़ा था, ये माध्यिकाएं जैसे ऐसे इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो 6 त्रिभुज बनते हैं इन 6 के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये थे क्या? पक्की बात है क्या? तो पहले डीई एफ है ये पूरे एबीसी का 1/4 हो गया और उस 1/4 के 6 टुकड़े और हुए तो 1/24 हो गया। ये जो 6 त्रिभुज बन रहे हैं अंदर वाले, इनका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज एबीसी का 1/24वां भाग होगा। 1/24 ये होगा, 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 1/24 ये होगा। और एक काम और कर देते हैं, इसकी भी एक माध्यिका तो है ही, 2 माध्यिकाएं एक यहां मिला के और एक यहां मिला के 2 माध्यिकाएं और बना देता हूं तो 1/24 ये हो जाएगा, 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 1/24 ये हो जाएगा। इसका मध्य बिंदु मिला, ये यहां मिला दिया, ये यहां मिला दिया, 1/24 ये हो जाएगा, 1/24 ये हो जाएगा, 1/24 ये हो जाएगा, 1/24 ये हो जाएगा, 1/24 ये हो जाएगा और 1/24 क्या हो जाएगा? ए। इसका मिड पॉइंट यहां ले लिया, इसका मिड पॉइंट यहां ले लिया तो यहां मिला दिया, यहां मिला दिया तो ये भी 6 टुकड़े हो गए। 1/24, 1/24, ये बन गया 1/24, ये बन गया 1/24 और ये बन गया 1/24। सबके क्षेत्रफल आपस में बराबर, सबके क्षेत्रफल बराबर होंगे। 1/24 से 1/24 होंगे। इसमें कुछ बातें और हैं वो हम अगली क्लास में लेंगे।
आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ज्योमेट्री मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ठीक है, अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अर्थमेटिक भी मजेदार है। कि मैं यूट्यूब के ऊपर वो चैप्टर्स ले रहा हूं जो यूजुअली क्लास में डिस्कस बहुत कम होते हैं, बहुत कम डिस्कस होते हैं। हैं? कल का कोई काम आ गया था, कोई बात नहीं, कोई काम आ गया था इसलिए नहीं कर पाया। अभी यूट्यूब पे वो क्लासें कर रहा हूँ जो यूजुअली नहीं होती हैं। जैसे अभी स्टैटिक्स वाला पार्ट चल रहा है, मीन मोड मीडियन हो चुके हैं, इसमें रेंज कोफिशिएंट है, उसमें डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये 4-5 पॉइंट और हैं, ये और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना।